वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। माय नेम इज़ रोहित कुमार। आज द हिंदू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की हम चर्चा करेंगे। टुडे आज 25 नवंबर 2024 है और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे और वो जो कम्प्लीटली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड हो, उन्हीं सभी न्यूज़ों पर हम चर्चा करेंगे। बाकी सभी न्यूज़ों को हम लोग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार मैं अक्सर कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको सिलेबस का बेहतर तरीके से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको बहुत सारी बातें दी हुई है और सारी बातें इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अंतिम तक बने रहें और इस न्यूज़ को आप देखें कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है। आगे आने वाले कड़ी में मैं इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का भी डिस्कशन करने वाला हूँ, तो अंतिम तक बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं कि न्यूज़ का जो प्रथम पेज है वो आपको महाराष्ट्र इलेक्शंस और ख़ास करके झारखंड इलेक्शन से, आप सबको पता होगा कि महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं और अब यहाँ पर महाराष्ट्र में सीएम बनने की शुरुआत हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली इन लोगों को डिक्लेयर कर दिया है कि भाई आप लोग विजय हो चुके हैं। जैसे कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर हेमंत सोरेन संडे को रेजिग्नेशन झारखंड चीफ मिनिस्टर के तौर पर गवर्नर को देने वाले हैं और उसके बाद फिर से नई गवर्नमेंट की शुरुआत करने वाले हैं। तो नई गवर्नमेंट की शुरुआत होगी, ओथ लेंगे और ओथ लेने के बाद से फिर से एक बार सरकार की शुरुआत। वहीं पर अगर हम बात करें महायुति एट टू टेक अ कॉल ऑन इट्स अ चॉइस फॉर द महाराष्ट्र सीएम के लिए। तो ये पूरी कहानी इसके अंदर में आप है, लेकिन अब सच्चाई तो ये है कि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट अब नहीं है। आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है नोटिफिकेशन जारी किया था कैंडिडेट का और उसके तहत जो है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने भी इलेक्शंस में, तो अब यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा न्यूज़ है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। एक न्यूज़ इम्पॉर्टेंट तो नहीं, बड़ा फ़नी भी है और सेम भी है, कर सकते हैं। बंगाल के गवर्नर जो हैं, जिन्होंने अपनी स्टैचू को अनवील्ड किया है, अपनी स्टैचू, बंगाल का गवर्नर, तो ये थोड़ा सा बड़ा अजीब सी बातें हैं कि भाई राजनीति वाले इतने हद तक नीचे गिर गए। कुछ लोग की अपनी ही प्रतिमा बना रहे हैं और उसी का अनावरण कर रहे हैं। सोचने वाली बातें हैं। तो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर सीपी आनंद बोस हैं, उन्होंने पाया कि खुद को ही उसने एक नई कंट्रोवर्शियल, उसने देखा कि भाई उसने अपनी फ़ोटोग्राफ को अनवील्ड किया है स्टैचूज़ के जगह पर। 2 साल ऑफिस में कंप्लीट होने के बाद अब ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। राजभवन मीडिया कॉल इशू टू अ स्टेटमेंट सेइंग टू अ स्टैचू वॉज प्रेजेंटेड टू गवर्नर डिड नॉट बी अनवील्ड, है ना। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि मैटर ऑफ सेम है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा कि ये मैटर ऑफ सेम है, इस तरीके का हरकतें नहीं करना चाहिए। हमारे, आप सबको पता होगा कि हमारे देश के अंदर में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी प्रतिमा का अनावरण किया है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, यहाँ तक कि मायावती जी ने बहुत सारी हाथी बनवाया था, वहाँ तक कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपने नाम पर स्टेडियम बनाया है, विश्व के सबसे बड़ा स्टेडियम। वैसे आजकल इस तरीके से तो इन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई राजनीति और रणनीति क्या है। इन लोगों का राजनीति वेलफेयरिज्म्स के लिए था। इन लोगों ने अपने स्वयं को देवता प्रूफ करने के लिए इस तरीके के काम कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है और सोसाइटी समाज के लिए बहुत इतिहास के पन्नों में निंदनीय वाली बातें, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आगे के न्यूज़ पर चलते हैं, हमारा यूपीएससी से रिलेटेड, क्योंकि जो भी चीज़ें हो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। ये सारे जितने भी न्यूज़ हैं आपके कहीं ना कहीं इससे संबंधित है, खास करके पॉलिटिकल से संबंधित है और हमारे काम का कोई है नहीं। चलिए, तो हम चलते हैं डायरेक्ट एडिटोरियल सेक्शन पर, जहाँ पर आपके लिए बेहतर न्यूज़ आपके एग्ज़ाम के लिए है। अब यहाँ पर ये है हमारा न्यूज़ एडिटोरियल सेक्शन में। एडिटोरियल सेक्शन कहता है कि इंडियाज़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग नीड्स एंड रियलिटी। आज हम पढ़ेंगे कि भारत की जो अर्बन फाइनेंशियल सिस्टम है उसके बारे में। राइटर हैं महादेव पै, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं WRA इंडिया का। थोड़ी सी कहानी को ध्यान से समझिएगा। किसी ज़माने में कहा जाता था कि भारत की जो आत्मा है गाँव में बसती है,
लेकिन गांव की आत्मा जो है शहर की ओर रुख कर रही है। अगर हम आपको बता दें कि आज इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है, लास्ट डिकेड तक अगर हम बात करें तो 400 बिलियन हुआ करता था, लेकिन आज ये 800 मिलियन से भी ऊपर चला गया है। 400 मिलियन से बढ़ करके 800 मिलियन तक बढ़ा गया पिछले 30 सालों के अंदर में। लेकिन बात तो सही है कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या भारतीय अर्बन का उस आधार पर अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया था और उसमें एस्टिमेशंस लगाया था कि भारत को 2036 तक 2036 तक इंडियाज़ पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशंस को फाइनेंस में 70 लाख करोड़ रुपए खर्च आएंगे। यानी कि अगर वो चाहते हैं कि भाई उन सभी जो 800 मिलियंस लोग जो शहर में बसने जा रहे हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आधारभूत संरचना, और उस पर करीब करीब 70 लाख करोड़ रुपया का खर्च आएगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन करंट की सरकार जो है 2018 तक की अगर फिगर लिया जाए तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मात्र 1.3 लाख करोड़ एनुअली है। यानी कि कह सकते हो कि भाई 1/4 ज़रूरत है 4.6 लाख करोड़ पर ईयर का, लेकिन सरकार मात्र 1.3 लाख करोड़ रुपया 1.3 लाख करोड़ रुपया खर्च कर पाती, यानी कि 1/4 ही मात्र खर्च कर पाती है। ब्रॉडली देखा जाए तो ऐसी स्थिति में एक बेसिक अर्बन सर्विसेज की जो ज़रूरत पड़ती है वो इसके थ्रू नहीं मिल पाता है, समस्याएं उत्पन्न होती है। अब एक आपको पढ़ना होगा कि इसके पीछे कारण क्या है, इश्यूज क्या है। म्युनिसिपल फाइनेंस एक क्रूशियल कंपोनेंट होता है, आप सबने पढ़ा होगा, आप सब लोगों ने एक्ट पढ़ा होगा 92, ये सारे आप लोगों ने 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा है, उसके तहत आप लोगों ने लोकल्स बॉडी के बारे में समझा होगा। तो लोकल्स लेवल पर अगर हम बात करें तो म्युनिसिपल फाइनेंस एक बहुत बड़ा कंपोनेंट माना जाता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में, है ना। लेकिन उसमें देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, स्टैग्नेंट है, फिक्स है। 2002 में म्युनिसिपल फाइनेंस 1% जीडीपी का 1% हुआ करता था, खर्च हुआ करता था, लेकिन आज म्युनिसिपल बॉडीज कंट्रीब्यूट कर रहा है 45% ऑफ अर्बन इन्वेस्टमेंट, जबकि रिमेनिंग जो है जो एजेंसियां कर रही हैं। इस तरीके से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पहले जो 37% से 44% तक ट्रांसफ़र किया करती थी फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, है ना, अभी भी जो प्रिकैरियस है। टैक्स रेवेन्यू की बात करें 8%, 2010 में 8% था, 2018 के बीच में 10 से 18 के बीच में मात्र 8% बढ़ा है। वहीं पर अगर हम म्यूनसिपल का अपनी खुद की रेवेन्यू की बात करें, जो म्यूनसिपल गवर्नमेंट अपना राजस्व इकट्ठा करती है वो डिक्लाइन हुआ है, घटकर कि 51% से घटकर 43% हो गया है, जो कि ये काफ़ी सफिशिएंट नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप देख लो कलेक्शन बहुत कम है, कलेक्शन इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर लोकल बॉडी के पास। 2017-18 का डेटा अगर देखेंगे तो बेंगलुरु और जयपुर जैसे शहर में केवल कलेक्शन 5% से 20% रहा है, ओनली पोटेंशियल्स ऑफ द टैक्स रेवेन्यू का। पूरी नेशन वाइड में प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन अगर देखा जाए तो 25,000 करोड़ रुपया रहा है, जबकि केवल जीडीपी का 0.15% है। वहीं पर अगर हम सर्विसेज की जो कॉस्ट रिकवरी की बात करें 20 to 50%, है ना, कॉस्ट अर्बन के बेसिस के आधार पर। तो इंडियाज़ की सिटीज़ जो है आज स्ट्रगल कर रही है क्योंकि उनके पास फाइनेंस नहीं है। अब 5th फाइनेंस कमीशन ने ये बात कही थी, 15th फाइनेंस कमीशन ने, कि 25% टोटल जो म्यूनसिपल रेवेन्यू होना चाहिए वो अभी भी अनस्पेंट है, खर्चा नहीं। यानी म्यूनसिपल सिस्टम में सरप्लस मनी है लेकिन वो खर्चा नहीं हो रहा है। तो इस पर भी वाली बातें है कि भाई क्या ऐसा रीज़न है आपका। प्रत्येक शहर जैसे हैदराबाद, चेन्नई ओनली मैनेज कर रहा है 50%। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में 18 से 19 के केसेस में भारत सरकार ने योजना लेकर आया था कि अटल मिशन रिजुवेनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मिंग 80% यूटिलाइजेशन हुआ। स्मार्ट जो मिशन है स्मार्ट सिटी मिशन था उसमें 70% यूटिलाइजेशन हुआ। उसी प्रकार से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है एक बहुत बड़ा एवेन्यू है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फाइनेंसिंग के लिए, वो भी दिन पर दिन पास में डिक्लाइन होता जा रहा है। ट्रिपल पी इन्वेस्टमेंट अर्बन में आपका 8,353 करोड़ 2012 में था,
जस्ट अब 467 करोड़ 2018 तक रह गई। तो ये सारी जो समस्या जो है हो रही है, जिसके कारण से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपके मेंस एग्जाम में क्वेश्चंस के तौर पर पूछा जा सकता है। सरकार ने कहा भाई कि 70 लाख करोड़ रुपया, ये आरबीआई ने कहा कि 70 लाख करोड़ रुपया कम से कम 2036 तक खर्चा करना होगा। लेकिन क्या होगा, क्या कोलैबोरेशंस, किस प्रकार की कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत? तो कंक्लूजन में यही निकलता है कि इंडिया की जो अर्बन फ्यूचर है वो पूरी तरीके से अभी खतरे में है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चैलेंजेज हैं। तो बेटर होगा कि सरकार को इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, इसे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, एक लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, ताकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जाए और जो 800 जो मिलियन जो जनसंख्या आज अर्बन में है उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जाए। यही बात राइटर कहना चाहते हैं, यही बात राइटर कहना चाहते, यही चीज़ें जो है इस आपको में देखने को मिला है। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इवन दोस्त में आप देखोगे अभी एक इलेक्शंस में कुछ ये है, नेक्स्ट जो है न्यूज़ है आपका, इससे महायुति से संबंधित है। महायुति रीप्स द बेनिफिट ऑफ सेंट्रल स्कीम फॉर द फार्मर। अभी इसके अंदर में आप देख सकते हैं, आप सबको पता होगा कि वेलफेयर स्कीम्स भारत में बहुत सारी, इसमें मैं आपको दिखाने का मकसद यही है कि भाई कुछ स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स में दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना बेनिफिशरीज 76%, नॉन बेनिफिशरी 19%, महाविकास 35-38, इस तरीके के पार्टी का वोट रहा है इन सभी योजनाओं के तहत। एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, है ना, शेतकारी सम्मान योजना, इस तरीके की योजनाएं को मैं आपको बताने की कोशिश की। योजनाएं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली ये नहीं। यहीं पर एक और योजना जो है, खास करके क्या कारण रहा कि भाई महाराष्ट्र में महिलाएं पूरी तरीके से पार्टी के तो वीमेन मूव्ड टू सेंटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस न्यूज़ के थ्रू कि महिलाएं जो हैं महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है बेनिफिट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम्स। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम क्या है? तो अभी यहाँ पर ये कह सकते कि महायुति हैव ऑलरेडी बी इम्प्लीमेंटेड द मच डिस्कशन। एक योजना था जिसका नाम है मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना, चीफ मिनिस्टर बिलव्ड सिस्टर स्कीम आफ्टर अलायंस पुअर शो में आप देख सकते हैं। तो इट प्रोमिसेस टू इंक्रीज, अब इसमें ये कहा गया है कि इस योजना के तहत में लोकसभा इट प्रोमिस टू इंक्रीज मंथली डोल फ्रॉम द 1500 से लेकर प्रेजेंट में 2100 रुपये तक के ट्रांसफ़र करने की बात कही है। लड़की बहन योजना एक तरीके का एक बज़वर्ड हो गया इस कैंपेन के दौरान में, और इसके तहत जो है महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट की थी। तो हो सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिएगा कि भाई ये क्या है। लड़की बहन योजना जो है खास करके वीमेन में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, तो जिसके कारण से वोटर आगे आकर वोट किए हैं। चलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के अंदर में, चलिए आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेक्स्ट है, वाई इंडिया 6 GHz स्पेक्ट्रम डायलेमा इज अफेक्टिंग टू PS5 Pro कंसोल लॉन्च इन इंडिया। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। न्यूज़ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ हो सकता है। मैं यहाँ पर अगर हम बात करूँ कि अर्लियर नवंबर की अगर हम बात किया जाए, 5 Pro कंसोल वॉज रिलीज इन की मार्केट अराउंड द वर्ल्ड, बट नो अनाउंसमेंट वॉज मेड टू रिगार्डिंग इंडिया के रिगार्डिंग कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया। 8 नवंबर को सोनी ने कहा कि PS5 Pro जो है विल नॉट बी अवेलेबल इन सम कंट्री, कुछ देशों में अवेलेबल नहीं होगा, विच प्रेजेंटली इंक्लूडेड इंडिया को भी इसमें बात कही गई। जहाँ पर वैसा देश जहाँ पर 6 GHz वायरलेस बैंड यूज किए जाते हैं, IEEE 801.11b वाईफाई 7 वॉज नॉट हैंड बी अलाउड। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्या है, यहाँ पर हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले भारत को हम लोग समझते हैं। अगर हम भारत की करें, व्हाट इज़ हिस्ट्री ऑन द वाईफाई बैंड के बारे में।
भारत के अंदर में पूरी दुनिया में, इंडिया एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, वाईफाई जो है ना मेनली दो की बैंड पर काम करता है, दो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। एक जो फ्रीक्वेंसी होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज और दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है 5 गीगाहर्ट्ज का। अब यहाँ पर होम ब्रॉडबैंड जो यूज़र हैं वो ज़्यादातर जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं सेम रूटर्स में वो 2.4 गीगाहर्ट्ज। 2.4 गीगाहर्ट्ज जो है ना बहुत लिमिटेड डेटा बैंडविड्थ का होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि ब्लैंकेट या लार्ज एरिया के लिए कवरेज के लिए अगर चाहिए, ये यहाँ पर अगर 2 गीगाहर्ट्ज जो है लिमिटेड डेटा बैंडविड्थ के लिए होता है, लेकिन ये लार्जर एरिया को भी कवर करता है। लेकिन वहीं पर अगर हम 5 गीगाहर्ट्ज की बात करें सिग्निफिकेंटली काफ़ी फास्टर होता है और ये शॉर्टर डिस्टेंस को कवर करता है। तो याद रखिएगा 2.4 गीगाहर्ट्ज लिमिटेड डेटा बैंडविड्थ है लेकिन लार्जर एरिया को कवर करता है, लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज जो है सिग्निफिकेंटली फास्टर है लेकिन शॉर्टर डिस्टेंस को कवर करता है। अब स्पेक्ट्रम के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज किए जाते हैं वाईफाई बैंड में, ये डी लाइसेंस इंडोर और आउटडोर यूजेज के बेस के आधार पर हुआ करता था स्टार्टिंग दौर में 2002 में। अब जो स्टेट वाईफाई टेक्नोलॉजी जो है अभी भी सेम एज वेल एज इंट्रोडक्शन वाईफाई 6 2020 चल रहा है 2020 में, तो वाईफाई 6 था। टेक्नोलॉजी दोनों 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दोनों यूज किया करते थे एक साथ ग्रेटर इफिशियंसी के लिए, बेटर स्पीड के लिए। 2021 में वाईफाई 6 ही इंट्रोड्यूस हुआ और वाईफाई जब 6 इंट्रोड्यूस हुआ 2021 में तो वर्ल्ड जो है दो रीजन में डिवाइड हो गई। एक वो देश जो 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को यूज कर रही थी और दूसरा जो 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को यूज नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर व्हाट इज द 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम एंड व्हाट डज इट हैव टू वाईफाई, अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। कौन सा देश है जो 6 गीगाहर्ट्ज को यूज कर रही है? 2021 में बहुत सारे ऐसे रेगुलेटरी अथॉरिटी है पूरी दुनिया के अंदर में, जैसे जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान, यूनाइटेड अरब इमीरात, यूके, यूएसए, ये सभी लोगों ने डी लाइसेंसिंग थर्ड बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम वाईफाई के लिए यूज किया। वाईफाई 6E का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया हाल फिलहाल के ईयर में आपका। अब यहाँ पर देखोगे कि फ्रीक्वेंसी ये सारे थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पीड 9.6 गीगाहर्ट्ज पर सेकेंड होगा आपका। स्पेक्ट्रम में जो 5925 मेगाहर्ट्ज और 7125 मेगाहर्ट्ज के बीच में, ये दोनों इसी के बीच में होगा, इसी का नाम दिया गया 6 गीगाहर्ट्ज आपका। यानी कि ये जो स्पेक्ट्रम का बैंड होंगे 7125 से लेकर 5925 के बीच में होगा, इसी को कहा गया 6 गीगाहर्ट्ज कहा गया। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो अभी भी 6 गीगाहर्ट्ज को यूज नहीं कर रहे। इंडिया और चाइना जो है ना ये 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को अलाउ नहीं करता है ना वाईफाई 8 के लिए अभी। वाइल जबकि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल ये टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन जो है जनरली ट्राई टू कीप वायरलेस फ्रीक्वेंसी टेलीकॉम के लिए वाईफाई, सैटेलाइट और अदर यूजेज यूनिफॉर्म पूरी दुनिया में रखना चाह रही है। बहुत सारी कंट्री जो है अभी भी इस पर 6 गीगाहर्ट्ज के बैंड पर अग्री नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि 6 गीगाहर्ट्ज जो बैंड है करंटली इंडियन इसरो जो है, इसरो के साथ सैटेलाइट के यूज के लिए केस में यूज करता है। फिर भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो 6 गीगाहर्ट्ज पर अनलाइकली इंटरफेयर मीनिंग फुली जो आप कह सकते हो केस में हो, बहुत सारे रेट के केसेस में देखे। अगर हम वही वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे देश हैं जो 2027 में ये चीज़ें कर रहे हैं, करने वाले हैं अराउंड द वर्ल्ड सर्टेनली। वहीं पर टेलीकम्युनिकेशन से लेकर ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रिप्रेजेंट कर रही, जैसे ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम, गूगल, मेटा, अमेजन, ये सभी लोग भी है उस चीज़ों पर काम कर रहे हैं आपका। ओके सो बहुत कैंपियन जो है आप देख सकते हो कि सभी लोग 6 गीगाहर्ट्ज बैंड की तरफ आगे की तरफ रुख कर रहे हैं। अब 6 गीगाहर्ट्ज जो है ना पर इस पर डिबेट चल रहा है कि ये राइट है या रॉन्ग है। इट्स नॉट मीन टायर ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है आपका। एप्पल सैमसंग की अगर हम बात, इंडिया का जो डिसीजंस है वो काफ़ी मायने रखता है इन सभी मामले में। एप्पल सैमसंग जैसी कंपनियां फ़ोन जो है जो इंडिया में बेच रहे हैं वो एग्जैक्ट सेम सपोर्टर हैं 6 गीगाहर्ट्ज वाईफाई के सपोर्टर है, जबकि वाईफाई फीचर प्रोग्राम को अवॉइड कर रहा है कनेक्टिंग टू 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में। सोनी जो है कुड डू ऑल्सो भी सेम, मेकिंग आपका
वहीं पर है। उसी प्रकार से अगर इफ़ एंड व्हेन सोनी डिसाइडेड दैट कि दिस इज़ worth to work, so if they decided to invest in manufacturing separate variant of the PS5 with the holder Wi-Fi hardware में, तो it will be released in India में भी रिलीज होगा at एनी रेट में। Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी डज नॉट नीड टू 6 GHz को, Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी के लिए 6 GHz की ज़रूरत नहीं है, जो कि भारत में वर्क करता है। एडवांस जो Wi-Fi टेक्नोलॉजी जो बेस्ड होता है नॉट जस्ट न्यूअर ब्रांड ऑफ द वायरलेस स्पेक्ट्रम के लिए, बट ये ग्रेटर इफिशियंसी भी होगा आपका। इवन यहाँ तक कि 6 GHz स्पेक्ट्रम के बिना Wi-Fi 7 रूटर कैन भारत में बेच सकता है। दैट मेक मी मैक्सिमम वायरलेस स्पीड फास्टर होगा आपका इस चीज़ों में। तो इस तरीके की जो कहानियाँ चल रही इस चीज़ों को लेकर, ये काफ़ी डायलेमा है भारत के लिए भी और बाकी की चीज़ों के लिए भी। तो इससे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इससे बन सकता है। ठीक है, अब आगे की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको वो बता देता हूँ PM विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में। PM विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, इस तरीके के स्कीम एग्ज़ाम में अगर आपको आता है, आपको जाहिर सी बात है कि प्रश्न पूछेगा। तो PM विद्या लक्ष्मी स्कीम डिज़ाइन किया गया है कोलेट्रल फ्री गारंटर फ्री एजुकेशन लोन थ्रू आउट द सिंपल ट्रांसपेरेंट स्टूडेंट फ्रेंडली और आपके फुल्ली डिजिटल एप्लीकेशंस प्रोसेस पर आपको होगा, क्रेडिट गारंटी के बेस के आधार पर। तो ये लोन जो है PM प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी लोन जो है, ये लोन स्कीम जो है लोन देगा बच्चों को भी कोलेट्रल फ्री, है ना। तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम एक्सपेक्टेड किया जा रहा है एजुकेशन लोन के क्षेत्र में है। जो RBI का रिपोर्ट जारी किया है कि एजुकेशन लोन ग्रोथ टच 17.6% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है आपका। तो ये याद रखना कि ये जो विद्या लक्ष्मी है ये एजुकेशनल लोन के लिए है आपका। इसमें ये भी कहा गया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी इसमें काम कर सकती है। यहाँ पर पुश टू फाइनेंस कंपनी टू ऑल्सो ड्राइविंग द ग्रोथ टू एजुकेशन लोन के लिए। एजुकेशन लोन स्पेशली ओवर सीज स्टडी के लिए विल रिमेन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हो सकता है। तो ये याद रखना इस स्कीम के बारे में कि भाई ये स्कीम आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकता है आपका। उसी प्रकार से यहाँ पर NBFC को लेकर के फेस फंडिंग चैलेंजेस टू एज RBI इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि NBFC, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर में राइजिंग इंटरेस्ट रेट काफ़ी है, रेगुलेटरी एक्शन ऑफ फंडिंग स्कैरसिटी कुड मॉडरेट ग्रोथ होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर सेक्टर में। 18% 2024 में था, 13.5% कमिंग ईयर में आपका। ये रिपोर्ट ICRA का है। NBFC हमारे यहाँ अगर जिनसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहते एक वाइटल्स कंपोनेंट है इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में, ओवरऑल इकोनॉमी की अगर हम बात करें। सो भारत देश के अंदर में जहाँ पर मोर देन 3/5 ऑफ द पॉपुलेशन जो है रूरल इलाके में रहती है, सेमी अर्बन सेटिंग में, वहाँ पर कहीं ना कहीं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है उसको मदद करती है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का टोटल शेयर ऑफ क्रेडिट ग्रू देखा जाए तो 50% लास्ट डिके में देखने को मिला है ना। कैपिटल इनफ्लो की बात है। ट्रेडिशनल बैंक जो है, जो लार्जेस्ट फाइनेंसर है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल को 50% से ज़्यादा बरोबर दे। तो कहीं ना कहीं तो RBI ने कहा है कि RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NBFC की ग्रो प्रूडेंटली आगे बढ़ने की बात भी कही है, क्योंकि उन लोगों का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इंडिया के फाइनेंस में। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू। और इसी प्रकार से आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।